बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 75 में के ज़िमनी इलेक्शन को दोबारा कराने का हुक्म दिया है और 18 मार्च को ये इलेक्शंस दोबारा होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है उससे ये तासुर पूरे मुल्क के अंदर आया है कि इदारे आज़ाद हैं, अदारों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, ना ही हुकूमत का है और अपेरेंटली लगता है कि अपोजिशन का भी प्रेशर नहीं है। अगर मैं बात करूं इस जो प्रेस रिलीज़ आई है तो ये एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है अनडाउटेडली, और जमहूरियत और इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का ख्याल इसके बरक्स है, लेकिन जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमहूरियत की अगर हम लोग बात करें कि जमहूरियत कैसी चाहिए, हमें एक मजबूत जमहूरियत चाहिए, क्योंकि एक मजबूत जमहूरियत ही मजबूत पाकिस्तान बनाता है। अगर किसी का ये ख्याल है कि जमहूरियत कमज़ोर होगी और पाकिस्तान मजबूत होगा तो ये उनकी खाम ख्याली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पहला कदम लिया गया है। मैं इसको पहला कदम इसलिए कहता हूं क्योंकि पहली दफ़ा ये हुआ है कि अनडू किया गया है इलेक्शन को और कहा गया है कि यहां पर दोबारा इलेक्शन हो, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत ने कहा है कि जी हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे इसके अगेंस्ट के इस तमाम तर हल्के के अंदर री इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक जो पोल्स हैं उनके अंदर ही इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, जितने भी कंसर्न लोग हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जितने भी कंसर्न लोग इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने जिनको समझा कि इन लोगों की वजह से ये चीज़ें मैनेज नहीं हुई, उन सारों के ऊपर एक्शंस लिए गए हैं और कईयों को हटाने का हुक्म जारी किया गया है। कईयों को इवन चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IGP को इन्होंने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन पर्सन बुलाया है। एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर कहा जाता है कि जी फ़ोन किए गए चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी 3 बजे के बाद एतमाद हो गई, इस पर भी बात करेंगे। और अलॉन्ग विद इट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो भी वहाँ पर लोकली लोग थे, अगर उन्होंने ये चीज़ मैनेज की होती तो नंबर 1 हुकूमत, नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी और नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी एम्बैरेसमेंट फेस ना करनी पड़ती। सो प्रैक्टिकली दोज पीपल हु आर ऑन ग्राउंड जिन्होंने इस चीज़ को मिस मैनेज किया, जिसकी वजह से ये पूरा क्योस मचा, इस पर भी बात करेंगे। बयानिए की जंग की सारे बात करते हैं कि जी बयानिए की जंग है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ऑपोजिशन को ये फील होता है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद ऑपोजिशन जीत गई है और हुकूमत हार गई है, जबकि हुकूमत ने जिस तरह कहा है कि इन दोनों वर्डिक्ट्स जो इनकी तरफ से आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इन दोनों के अगेंस्ट वो लोग अब हाई कोर्ट में जाएंगे। सो एक बयानिए की जंग बिल्कुल है। और सवाल ये है कि एक बाई इलेक्शन हारने से हुकूमत को क्या फर्क पड़ सकता है या क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी या क्या जो बयानिए की जंग है वो ये लोग हार जाएंगे और वो ऑपोजिशन जीत जाएगी? इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन 2021 में पंजाब की अगर मैं बात करूं तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत पंजाब और ऑपोजिशन लग रहा है जैसे इनकी कभी कोई लड़ाई थी नहीं। वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर है, वही पाकिस्तान PMLQ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कोई नहीं हुआ और तमाम सैनेटर्स जो हैं वो इलेक्ट भी हो गए और उनके खाने भी अब शुरू हो गए। सो इस तमाम तर इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया सेनेटर सी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेनेटर गौस खान नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सेनेटर सीमी इज़दी, मेरे साथ हैं सेनेटर गौस खान नियाजी और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। ख्वाजा साहब, आपसे बात स्टार्ट करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जी जो प्रेस रिलीज़ आया है उसके अंदर उन्होंने कहा है 4 मेजर पॉइंट्स हैं उनके। मेरे का ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने कहा है कि जी सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फ़राइज़ से गफलत बदलने पर 4 मार्च
2021 को इसको जाती हैसियत में तलब किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला, आरपीओ गुजरांवाला और उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हदायत की है। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल कर दिया जाए। और सर सबसे पहले मुझे जरा ये चीज बताइएगा, ये तो उन्होंने जो स्टेप लिया है उसके ऊपर बात करें। पहली दफा हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उन्होंने इलेक्शंस को अनड्यू कर दिया है। अनड्यू करने के बाद उन्होंने कहा जी दोबारा इलेक्शंस होंगे। सो ये जो एक तब्दीली है इसको आप कैसे देखते हैं जी? थैंक यू मेरे भाई, हम इसको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हो और उसको जो फाइनेंशियल पावर्स भी ज़्यादा मिले। जिस तरह हमारे नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान में भी इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल होता है ड्यूरिंग इलेक्शन डेज, हमारा इसी तरह का ख्याल है कि अपना इलेक्शन कमीशन पावरफुल हो। और ये जो भी इन्होंने हुक्म किया है बिल्कुल सही किया है। इसी तरह जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में राजनीतिक तरीके में इसी तरह इलेक्शंस होती हैं, इसी को हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि कोई मुदाखलत नहीं हो। ठीक है, तो वेलकम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सीमी जी मुझे जरा बताइएगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी साहब को इन्होंने बुला दिया है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी जीशान जावेद लशारी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, हसन असद अलवी डीपीओ सियालकोट, आसिफ हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, जुल्फकार विरक डीएसपी समड़ियाल, मोहम्मद रमजान कंबो डीएसपी डस्का को मुअत्तल किया जाए और आइंदा के लिए किसी इलेक्शन ड्यूटी पे मामूर ना किया जाए। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बताया कि वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो सूबाई हुकूमत है वो रिट पिटीशन में जा रही है इन हाई कोर्ट। क्यों ये दो चीज़ें ठीक उन्होंने कहा है? इलेक्शन कमीशन के किस फैसले से आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है जी? जी सीमी जी। जी वैसे तो ये लगता है कि बहुत अच्छा फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, मगर हमें इस पे एतराज है कि आप इतने लोगों को मुअत्तल कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, मगर आपने उनको मौका नहीं दिया कि अपनी सफाई पेश करें। अगर वो सफाई अपनी पेश करेंगे तो मामला साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उनको वहां पे क्यों मौके पे मौजूद नहीं थे, क्या गफलत हो गई उनसे। तो यही पीएम साहब ने भी यही कहा है कि आप पहले उनको मौका तो दें, जैसे कि आपने आईजीपी को बुलाया, कमिश्नर साहब को बुलाया है, तो इस तरह इनको भी बुला लेते। सिर्फ ये हमारा एक मौक़िफ़ है। ओके नियाज़ साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह सिमी साहबा कह रही हैं ठीक चीज़ वो कह रही हैं कि जी इनको सफाई का मौका दें, आपने सारे लोगों को उतार दिया है, मिसमैनेजमेंट बिल्कुल हुई है, लेकिन इनको तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन जो लोग जिन्होंने जो गायब हो गए उनकी कहानी हमने अभी तक नहीं सुनी। जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर कि वो लोग कहां गए, उनको कौन लेकर गया, उनसे क्या पूछा गया, वो गायब हो गए तो बस उनका गायब होना एक्सेप्ट है, लेकिन बाकी सारों को उन्होंने कहा है कि मुअत्तल भी कर दिया जाए और जो गुजरांवाला डिवीजन है उससे भी आउट कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी जो भी एक्शन लिया है कमीशन ने बड़ा सोच समझ के लिया है, और आफ्टर ऑल जो है वो जो उसके जिम्मेदार थे, आपको इससे पहले जो स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी, उन्होंने कहा जी मेरा जितना कोई आईजी अटेंड फोन कर रहा था ना चीफ सेक्रेटरी साहब ने 3 बजे फोन अटेंड किया और उसके बाद वो भी टेलीफोन डेड हो गया। तो उसके बाद कहता हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अभी उस पर जब अपने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाया है, उनके खिलाफ इलेक्शन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो सुनेंगे और फिर उसके मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे। बाकी जाहिर है कि आफ्टर ऑल जिम्मेदारी उनकी हुई है कि अगर इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन कोई नहीं सुन रहा, अगर डीपीओ नहीं सुन रहा, डीसी नहीं सुन रहा, कमिश्नर नहीं सुन रहा, आरपीओ नहीं सुन रहा, तो फिर एक इतना भी नेग्लिजेंस है, ये कमीशन सामने जाहिर है ना। तो इस पे बुला के क्या एक तो सस्पेंड करके हो सकता है बाद में अगर वो बात बयान करें तो उनको बाहर भी कर देते, लेकिन एक उन्होंने बड़ी अच्छी समाज की आर्गू किया और फिर एक ऐसे उनको डीएसपी लगाया विरक साहब ने जिसको कमिश्नर का हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको हटा के फिर उस दिन इलेक्शन वाले दिन उसको जो है सिक्योरिटी पे चार्ज लगा दिया और उसकी सारी पुलिस आगे पीछे और खौफ रात की फिजा बनाई गई।
अब सारा इलेक्शन नॉन वैलिड इसीलिए करार दिया है कि शुरू केस टेक्स्ट में रिलीज हुई है। ओके, अब देखो मिनिस्टर फिर रहे हैं इलाके में जिनको ये भी वायलेशन इलेक्शन उसकी, ठीक, और उसके बाद फिर 8 बजे से फायरिंग शुरू हो गई है, तो फिजा ऐसी बना दी गई लोग घर से निकले ना ताकि टर्नओवर कम हो। उस वक्त टर्नओवर कम था, फिर रात को जो बाद में जो इनको प्रिजाइडिंग अफसर रिपोर्टिंग उसमें 80% तक हो गया, तो जाहिर है ठीक, ये फजाइल नजर आती है ना। ओके, तो बाकी इसमें तो जी हाँ ठीक हो गया। उसके बाद बाहर भी हो सकता है कल कोई अच्छा आदमी। ठीक हो गया। अच्छा करीम ख्वाजा साहब, दो चीजें हैं, एक जो नियाजी साहब ने अभी व्यू पॉइंट दिया है और उनका व्यू पॉइंट ये है जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी फोन किए और फोन नहीं अटेंड किए गए। एक तो इस चीज को आई वुड रियली वांट कि हम इसको वेरीफाई जरूर करें। आई एम श्योर ऑफ इट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो हेड कर रहे हैं फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, उनके दामाद हैं, खुद सर्विसेज में जानते हैं। इस चीज को बिल्कुल वेरीफाई भी किया जा सकता है कि जी फोन किए, किन किन को फोन किया, अगर इन्होंने सीएस को फोन किया तो सीएस ने क्या आगे मैसेज किसी को कन्वे किया नहीं किया, ये चीज तो वेरीफाई है और ये बिल्कुल ठीक है। जो सवाल मेरा है बेसिकली सीबीजी के ख्वाजा साहब हैं जी मेरे साथ। अच्छा सीमी जी, आपके पास में सवाल ये है, जो वहां के डीएमओस थे, जो डीआरओस थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जिनको क्लास 1 मजिस्ट्रेट की पावर्स भी दी हुई थी, उनके पास नफरी भी उनके एट हैंड थी, फिर क्या आपको लगता है ऐसा हुआ कि वो चीजें वहां पर मैनेज नहीं हो सकी और ये 20 लोग वहां से गायब कर दिए गए जी, या गायब हो गए या गुम हो गए, इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं? जी जी सिमी साहब आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ जी, ये तशवीशनाक बात है बिल्कुल कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। मेरा तो ये ख्याल है कि ये असल में उस दिन आपने अगर देखा हो कि हम भी इलेक्शन मॉनिटर करने के लिए वहां पे गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा फॉग थी कि आप सोच नहीं सकते कि दिन के 10 बजे हमें, जब हम होटल से निकले हैं तो हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सड़क नजर नहीं आ रही थी। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि वो आते आते उनको देर हो गई, बीच में उनको कोई, जैसे कि किसी ने ये भी कहा कि जी हमारी गाड़ी सड़क से उतर गई। तो इस किस्म के वाकयात हुए हैं, ये मिसमैनेजमेंट हुई है, ये वेदर की वजह से हो सकती है, ये इसके ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और बात है इसमें। ओके ठीक हो गया। नियाज़ी साहब, ये जो चीज़ है जिस तरह अभी कह रही है मिसमैनेजमेंट, ख्वाजा साहब भी साथ हमारे लाइन पे आ गए हैं। ख्वाजा साहब, ये जो एक चीज़ चल रही है कि जी ये लोग 20 लोगों की बात की जा रही है, उन 20 लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया गया ये अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और ये एक अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल में, इलेक्शन कमीशन इज आस्किंग देम, इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है और वो एक्शन ले रहा है इन चीज़ों। इस सारे के इसको जरा साइड पे रखते हुए दोबारा रीपोल की बात की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऑपोजिशन इसकी बाइंग कर रही है, लेकिन इनिशियली ऑपोजिशन स्पेसिफिकली पीएमएलएन कहती थी कि 20 जो हैं उनके ऊपर रीपोल होना चाहिए। अब दोबारा सारे हल्के के ऊपर रीपोल होने जा रहे हैं, इस पे आप लोग क्या कहेंगे जी? सर, मैं इस सवाल का जवाब से पहले एक हिस्टोरिकल बात करूंगा और वो उसको आप किस हवाले से लें वो आपकी मर्जी। वो कहते हैं कि हज़रत मूसा जो है वहाँ से निकले थे बनी इसराइल को लेकर इस जो मिस्र से, तो वो जो हज़रत मूसा के साथ कोई 12 ट्राइब्स थे जो लॉस हो गए। तो अब ये 20 जने किस तरह लॉस हुए ये तो अभी तक मिस्ट्री है, और इसमें यकीनन जो सूबे का आईजी साहब है और सूबे के चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर है और आईजी डीआईजीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि शहरी की हिफाजत इनके हाथ में सिविलियन तौर पर है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने, मैंने प्रीवियसली भी कहा कि जो उन्होंने अहकामात जारी किए हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और ये 20 कहाँ चले गए वो तो इसी तरह हुआ जिस तरह बनी इसराइल के 12 ट्राइब्स पता नहीं कहाँ चले गए। तो अब ये तो एक बड़ी मिस्ट्री है, वक्त के साथ ये मिस्ट्री खुलेगी। नियाजी साहब को तो थोड़ा बहुत पता होगा कि वो कहाँ चले गए और किस तरह चले गए, वो अपने मुंह से बता सकते हैं सब चीज़ें। ठीक, न्याय साहब आप बताइएगा जी, कहाँ चले गए ये लोग सारे 20 लोग? वो कह रहे हैं, सीमी साहबा तो कह रही हैं कि धुंध का इशू हो सकता है एंड ऑल दैट, लेकिन आप लोगों ने कहा कि जी उनको कोई उठा के ले गया, कोई सबूत, कोई चीज़ें सामने नहीं आई, बस कह दिया गया जी उठा के ले गए और उसके बाद अब रीपोल हो गया तो बस सारे लोग भूल गए पिछली बातें।
देखिए जी, हमें जो हमारे जो लोगों ने हमें बताया है उसके मुताबिक ये 15 से 20 बंदे, तो ये पाक का कहते हैं ना जी, तो पाक तो फिर सारे इलाके में आए, मखसूस इलाके में तो पाक नहीं आई ना। इस जो 20 प्रेजेंटिंग अफसर इससे दूर के जो इलाके थे वहां से लोग आके पहुंच गए, और ये जो स्पेसिफिक शहर के साथ वो नहीं आए, तो इसका मतलब है कि कोई पाक तो फिर एक इलाके में तो नहीं, पूरे इलाके में आती है ना, पूरे पंजाब में पाक आती है। तो पाक जहाँ जो आरओ के दफ्तर से दूर थे वो आ गया, नजदीक वाले नहीं है, तो जाहिर है कोई दाल में काला तो है ना। और हमारे जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वही जो डीएसपी उसकी जेर निगरानी जो है, जिस सारे इनको अगवा किया गया या मर्जी से उनको बरगलाया गया या थ्रेट किया गया, और जिस तरह इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि दे वर टेरिफाइड, तो उस पे उन्होंने बहुत सारा चला गया। फिर वहां जाके पहले खोल के वहां जो हमारे जो वोट थे, यानी कि शेर का निशान था, उस पर डबल स्टैंप लगाई गई, और फिर जो दूसरे एक्स्ट्रा वोट डाले गए। ठीक, तो इस तरह उनके जो है वो वोट जो है वो उसका बढ़ गए। बिल्कुल तो ये खास जो फैक्ट बता रहे हैं इस पे फर्क एक बड़ी अजीब बात है कि एक इलाके में 30% है और रात के बाद 80% तक पोल जा पहुंचता है। तो यकीनन इस शुरू से जो एक इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है वो एक चीज पे नहीं किया कि उसमें पूरी उन्होंने हिस्ट्री किया है कि पूरा एक फिजा बनाई गई, ठीक हो गया, टेरिफाइड फिजा की गई, बहुत सारे हालात जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फैसला किया। और फिर इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर उसमें कोई फोन नहीं सुन रहा तो ये भी एक नेगेटिव चीज है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक से जब वापस आते हैं तो एक चीज़ जो हमने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की और शेख रशीद साहब ने जो कॉल हुई है, और उसके बाद राना सनाउल्लाह को कुड़की डालनी थी, फिर राना सनाउल्लाह पे कुड़की क्यों नहीं डाली पंजाब पुलिस ने, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्टर और द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन, तो फिर क्यों नहीं कंप्लाई हुआ, इस पर भी जरा बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। सिमी जी, आपकी तरफ में आता हूँ, ज़रा पहले मैं आपको आप बताएं तो सही, ये जो वुज़रा हैं क्या इनका काम FIR कराना है? डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान शेख रशीद साहब से बात कर रही हैं, को कुड़की लगाने की बात कर रही थी राना सनाउल्लाह को। पहले मैं आपको एक दफ़ा ये वीडियो दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपसे जी इसका कॉमेंट चाहूँगा जी, ज़रा प्लीज़ वॉच दिस। तलखी है, लेकिन ये बदमाशी राणा सनाउल्लाह बच के अज पुलिस पर्चा दे रहे हैं, उसके वास्ते बैठे हैं, सोच समझ के जरा FIR देनी है ताकि इन्होंने कड़ीकी किसी तलखी है, लेकिन ये बदमाशी है जी। सिमी साहबा, सोच समझ के पर्चा देना है ताकि कड़की जड़ी है ना वो ठीक लगे राना सनाउल्लाह को। ये क्या काम कर रहे हैं जी वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फॉर चीफ मिनिस्टर जी? पहली बात तो ये है कि जी ये राना सनाउल्लाह कहाँ से बीच में आ गए। दूसरी बात ये कि अगर कुछ करना भी है तो ये फिरदौस आशिक अवान है, ये इंफॉर्मेशन एडवाइजर है, लगी हुई है, बहुत सही बात कर रही है। अगर कुछ करना भी हमने है तो हम सोच समझ के करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। हम तो न्यूट्रल है और हमने बताना है कि ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी देयर। तो हमने ये बताना है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से हम ये काम करेंगे, तो सोच समझ के करेंगे तो होगा ना। तो राना सनाउल्लाह का तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ताल्लुक है इस सारी चीज से, क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान राना सनाउल्लाह का ही जिक्र कर रही थी जब वो शेख रशीद साहब से बात कर रही थी। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा न्यायी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, वो तो कह रही हैं कि हम लोग जी फ्री एंड फेयर है, लेकिन एक सवाल जो मैंने FIR बाद में देखी, मुझे नहीं समझ आई कि अंदर किसने ये चीज़ मैनेज की, क्योंकि शेख रशीद साहब से और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान में राना सनाउल्लाह पर FIR की बात हो रही थी, लेकिन जब FIR दर्ज कराई गई तो उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब का नाम ही नहीं था। ये कैसे हो गया? मुझे ये चीज़ समझ से बालातर है। कहाँ पर सैनिटी प्रिवेल हुई आपको लगता है जी? देखिए जी, जो जांच वाकयात हुए उसमें पता था कि राना सर ये केस हमारा, जिस तरह इन्होंने 15 किलो हीरोइन डाली थी और उसमें नाकाम हुए थे,
और पता नहीं कितने महीने वो दाना तनौला बेचारे जेल में रहे, इसके बावजूद वो नाकाम हुए, उनकी बेल हो गई। अब वो परेशान थे कि राना तनौला पे कौन सा केस डालें। इनका पक्का प्रोग्राम था तैयार कराने का। इतनी पुलिस जहाँ वो गोदा साहब घर बैठे थे तो पता नहीं कितने पुलिस की, तो मैंने जो वीडियो में देखे हैं कोई 15-20 गाड़ियां, उतनी पुलिस अफसर क्या राना साहब को गिरफ्तार किया जाए और कोई बड़ा केस बनाया जाए। और उसका मकसद दूसरा टेरिफाइड करना था इस माहौल को, ताकि जो पीस पोलिंग स्टेशन में रिगिंग किया है उसका पता ना चले, हम अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस करा सकें। उसके लिए ऐसे उन्होंने एक माहौल बनाया, और जिसका चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जो माहौल को टेरिफाइड बता दिया गया था, वो ये FIR दे के और फिर वो डर रहे थे कि हम ऐसी FIR न दे जाएं तो हम कोई उनके पास वीडियो सबूत उनके हाथ नहीं लग रहा था, ताकि फिर ये न कह सके ये FIR हमारे पहले बच जाए और पता कि हम नाकाम ना हो। तो चूंकि उनको कोई वजह मिली नहीं और वो मकसद उनका ख्याल था कि हम मकसद हासिल कर लिया है, तो फिर FIR में राना तनौला का नाम नहीं डाला। ये एक उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम देंगे तो फिर दोबारा रुसवा होंगे। तो इसलिए उन्होंने ये इंडियन भारत माहौल पिटाई बनाने के लिए उन्होंने राना तनौला को एक घेरे में लेकर रखा। वो अंदर टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां तकरीबन 200-300 पुलिस फलस्तीन है वो पैर करने के ठीक हो गया। तो ये उन्होंने माहौल उनको कोई वजह मिली नहीं। बिल्कुल, कहा कि हम अगर FIR करा देंगे तो FIR के लिए पड़ जाएगी, इसलिए नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, आगे चलते हैं जरा प्रोग्राम के सेकंड पोर्शन की तरफ। सर, सेनेट इलेक्शंस होने जा रही हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब मेरे ख्याल में PDM के बड़े फेवरेट हैं, तमाम लोगों को भी मिल रहे हैं, MQM हो बाकी जितने इत्तेहादी हुकूमत के उनको भी मिला जा रहा है। आप लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर इलेक्ट भी हो जाएंगे और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड आगे भी जो सेनेट के अंदर एक आप लोगों का है कि शायद चेयरमैन सेनेट के लिए भी उनको लेकर आया जाए। सर, आपको लगता है ये इतना कंफर्टेबली सब कुछ हो जाएगा? वक्त की हुकूमत है, किस तरह वो होने देगी ये सब कुछ? सबसे पहले तो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर रहे थे और ऐवान में वो जो भी MNAs थे उनको वो अच्छी तरह मिलते भी थे और उनका वर्किंग रिलेशन अच्छा था। दूसरा ये कि PDM के कैंडिडेट है मुतफ़िका तौर पर। ओके। तीसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक अपनी सियासत है। हाँ। यकीनन बिलावल साहब भी उनके साथ हैं और जरदारी साहब को यकीन है और हमें भी यकीन है उनकी बात पर कि यूसुफ रजा गिलानी मैनेज करेंगे, क्योंकि हफीज शेख जो है इतने पॉपुलर आदमी नहीं है। वो PTI के जो लोग हैं उनको भी ओबलाइज नहीं करते हैं। ठीक है जी। और वो उनका जो है बड़े वो इस तरह के नॉन ओबलाइजिंग और सैडिस्ट और तरह के सैडिस्ट ही कह दिया आपने। जी, मैं उसका कुलीग रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा जी। सेनेटर था तो वो भी सेनेटर था। ठीक है। तो मैं उसको, मुझे उनकी जो रवैया का पता है, वो सबसे उनका रवैया इस तरह है। तो खालिद साहब, जब आप लोगों के टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त सैडिस्ट नहीं थे या PTI में आके सैडिस्ट हो गए, आपका मतलब है जी? नहीं, मेरी बात पूरी सुने। हमने फिर उसको हटाया, फिर हमने सेनेट की सीट भी उसे ले ली। ठीक है। क्योंकि वो रिलाइज नहीं कर रहे थे हमारे प्रेसिडेंट साहब को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को, यकीनन हमें हटाना पड़ा उसको आगे चल के। तो वो इतने उनको वोट नहीं मिलेगी, उसकी शख्सियत ऐसी है। ओके। गिलानी साहब की शख्सियत वो सबको ओबलाइज करते हैं। ठीक है। इसका मतलब है किसी का काम नहीं करना। अगर MNA अगर कोई जाए, अगर उसका काम नहीं होगा तो उसको वोट क्यों देगा? हो नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जमात उलमा इस्लाम का हो, ANP का हो, किसी भी पार्टी का हो, ठीक, वो किसी को ओबलाइज करने वाला है ही नहीं, तो उसको वोट क्यों मिलेगा नेशनल असेंबली में? बिल्कुल ठीक। इस हवाले से मैं क्या, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, दोबारा एक हमें छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा ब्रेक से वापस आते हैं। सेनेटर सिमी से पूछते हैं कि मैनेज किस तरह करेगी PDM और हुकूमत उसके अगेंस्ट कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान मेरे ख्याल में ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आइंदा की सियासत किस तरह होने जा रही है। स्पेसिफिकली अगर हम अपर हाउस की बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। सीमी साहबा, मुझे ज़रा बताइएगा, यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख सेनेट इलेक्शंस, और जो अभी मैंने जिस तरह सुना है, आपने भी सुना होगा, ऑब्लाइज करते थे गिलानी साहब पार्लियामेंटेरियंस को जब वो उनके पास आते थे। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और PMLN का भी है, जो PDM की दोनों जमातें हैं। सो आपको कैसे लगता है, इज़ इट ईजी, इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि अपर हाउस कैसे चलेगा? क्या कहेंगी इस पे? पहली बात मैं जरा वो पिछली बात एक करना चाहती हूँ जी जी, कि अभी एक सेनेटर साहब ने कहा कि बनी इसराइल की 12 ट्राइब्स और ये मिसिंग 20 पोलिंग एजेंट्स, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये किस किस्म का मुआवजा है? ये वो ट्राइब्स और था ये तो बहुत मज़ाक़ा खेज बात है। Okay. और जहाँ तक के ताल्लुक है ये इस सेनेट इलेक्शन का, तो हफीज शेख साहब मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, हमेशा अपने प्रिंसिपल पे खड़े रहते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं, और लोगों को ओब्लाइज अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनको हम टिकट दे दिया इन्होंने और उनको बना दे ताकि वो लोगों को ओब्लाइज करते हैं तो फिर उनको वोट मिल जाएगा। ये तो कोई बात नहीं होती जी। हमारे पास ये नंबर्स की गेम है, हमारे पास तो पहले ही पूरे नंबर्स हैं माशाल्लाह, और हमारी स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली में, तो वहाँ से ही हम जीत जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें तो कोई मुआवजा आप इसको कैसे कर सकते हैं कि एक ने अब्लाइज किया एक ने नहीं किया? एक मैन ऑफ प्रिंसिपल है, वो अपने प्रिंसिपल पे खड़ा रहा है, अपने बहुत अच्छा काम किया है, उसने इकोनॉमी को संभाल लिया है, इसलिए हमने उनको टिकट दिया है। और अब देख लें आगे मुकाबला क्या होता है। हमारी स्ट्रेंथ भी है अभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नियाजी साहब मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, हफीज़ शेख साहब, और वो बिल्कुल चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं, ये आप लोग या तो हम लोगों को या आवाम को बताने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, ये जो पंजाब के अंदर सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, वो जो एक मुकमुका का तासुर है, क्या ये सवाल ठीक है? पंजाब के अंदर बिला मुकाबला सारे PMLN के जनरल नशिस्तों पर अफनानुल्लाह खान, जो मरहूम मुशाहिद खान साहब का बेटा है, वो, साजिद मीर, इरफान सिद्दीकी साहब कामयाब हुए हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से ओन अब्बास, एजाज चौधरी साहब, सैफुल्लाह नियाजी साहब हुए हैं, काफ लीग की तरफ से भी कामिल अली आगा कामयाब हो गए हैं, चौधरी परवेज इलाही ने काफ लीग से सेनेटर करवा लिए है, आप बैठे हुए हैं, और टेक्नोक्रेट्स की सीट पर आजम नज़ीर तारड़ और PTI के बैरिस्टर अली जफर कामयाब हैं। खवातीन की नशिस्तों पर डॉक्टर जरका और सादिया अब्बासी, जो अब्बासी साहब की बहन है, वो कामयाब हुए हैं। तो ये तो ऑल सेटल डाउन। तो लड़ाई किधर हो रही है? पंजाब तो मेन ग्राउंड थी कि आपने जीतना है या PTI ने जीतना है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारे 5 ही बनते थे नंबर गेम के साथ। हमारे 159 बल्कि 160 अब हो गए, तो हमें जो चाहिए थे वो 154-5 पे हमारे 3 आसानी से बन सकते थे। हमारे पास वो 8-10 फालतू थे, यानी कि, लेकिन हमने कोई रिगिंग का प्रोग्राम नहीं बनाया कि दूसरों को मिला के PTI के बंदे तोड़ के और उस तरह जो है हम बनाए। हमारे बनते इतने थे, तो इन्होंने खुद इजदा किया। उसमें परवेज इलाही का रोल है, उसमें एक आप देखना, एक पॉलिटिक्स होती है। हम परवेज इलाही साहब ने सतारी साहब को फोन किया, हमारे लीडरशिप को फोन किया कि जी ऐसे है, सारे परवेज ऐसा उपलाइज हो गए हैं। अब वो शायद मुझे लगता है कि सतारी साहब की कोई कमिटमेंट हुई होता है, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको मरकज में सपोर्ट करेंगे, और आप हमें इधर से वो एक्शन होता तो फिर भी उपलाइज हो जाते इमरान खान के। अब वो फ्री हैं, वो हम मरकज में सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये जो हफीज शेख साहब की, हफीज शेख साहब को अवामी उम्मीद नहीं है। हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क। और मुझे लगता है कि PTI वाले खुद ही इससे तंग है और वो इससे जांच कराना चाहते हैं। और यूसुफ रज़ा के सामने इस बंदे को खड़ा करना, भाई एक बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है ना। वो किसी को, वो IMF के नुमाइंदे हैं, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ना पाकिस्तान के नुमाइंदे। उन्होंने IMF का ख्याल रखना है कि इतने रेट बढ़ा दो, पेट्रोल इतना महंगा कर दो, गैस इतनी महंगी कर दो, बिजली महंगी कर दो, IMF का फिक्र तो मिलता रहे। तो वो मेरा ख्याल है कि ये ओपनली, मुझे तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत तभी से नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि जो पंजाब में स्ट्रेटजी बनाई है हमारी पार्टी ने, PDM ने, और वो उनको मरकज में जो है ठीक
ठीक, वो करेंगे। आपका पॉइंट है। अच्छा ख्वाजा साहब मुझे बताएं, ये कोई चौधरी परवेज इलाही जो स्पीकर हैं, इनकी कोई कमिटमेंट हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के बाद? ये तो नियाज़ी साहब ने एक बिल्कुल नई चीज बताई है और मेरे ख्याल में ब्रेकिंग न्यूज है। अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है फिर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब अनडाउटेडली सेनेटर बनने लगे हैं, अगर कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है, कमिटमेंट हुई है। क्या कहेंगे इस पे? जरदारी तो बड़े पॉलिटिकल जो है वो इंसाइट रखते हैं और उनके रिलेशन सब सियासी लीडरों के साथ अच्छे हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि उसकी इनसाइटली क्या डीलिंग हुई है नहीं हुई है, पर ये हमें यकीन है कि यूसुफ रजा गिलानी को मार्जिन वोट से वो जीतेंगे। ओके। और पीटीआई तितर बितर होते नजर आ रही है। आज तो सिंध के अंदर भी इनके जो स्टॉलवर्ड्स हैं उन्होंने बगावत की है, जो कि टीवी चैनल्स पर इस वक्त चल रहा है। और बड़ी खासी तादाद में जो इनके जो जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 18 में, बड़े बड़े नाम, उन्होंने एक मीटिंग भी की है और उन्होंने अदम एतमाद इनकी लीडरशिप से किया है, इनके गवर्नर से किया है। ठीक है, ठीक है। कि तो मेरे ख्याल से जो नैया डूबते हुए नजर आ रही है, तो लो जी, इनकी अच्छी खबरें नहीं आ रही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच, सेनेटर गौस खान नियाजी साहब थैंक यू वेरी मच, सेनेटर सीमी एसडी साहब बहुत जी आप सबका। व्यूअर्स, ये सियासत है और यही सियासत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।